बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी हाजिर है एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मौज़ूआत के साथ, टॉप स्टोरी वीनस टेलीविज़न। नाज़रीन कराम, प्रैंक हो गया। आगाज़ ही करते हैं एक प्रैंक से, जो कल रात को हम सब के साथ हुआ, बल्कि कई लोगों ने तो खुशी के शादियाने बजा दिए थे और मिठाइयाँ भी तकसीम कर दी थी। हुआ ये था कि खबर आपको मिली होगी कि वज़ीर आज़म हाउस से खबर लीक हुई है। मतलब मीडिया इस बात को क्लेम कर रहा है, वो तमाम मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जिससे शर्मसार होना चाहिए था कि वो ऐसी कई खबरों को तो छुपा देते हैं जो आवाम की फलाह के लिए होती हैं, लेकिन ऐसी प्रैंक की खबरें बिना किसी तस्दीक किए, बिना किसी तौसीक किए, बिना किसी से पूछे बिना चला दी जाती हैं। और यही हुआ कि मैंने और आपने देखा कि पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये और 40 पैसे की कमी का एक शादियाना बजा दिया गया और आतिशबाजियाँ शुरू हो गई और कमाल हो गया। और मतलब जितने भी तराने थे वो सारे गा दिए गए थे इस मेन स्ट्रीम मीडिया पर, और नोटिफिकेशन तक की अक्स भी दिखाए जा रहे थे जो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से वज़ीर आज़म साहब की तस्वीर भी नुमायाँ कर दी गई थी उनसे पूछे बिना। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि इसका कोई क्लेम कर सकता है, इस पर कोई नोटिस ले सकता है। हमारी पैमरा जो बड़ी एक्टिव नज़र आती है कई मामलात में, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे, तो इनके सारे जो है वो बिजलियाँ गिराने के मंसूबे मैं और आप देख ही रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इतना बड़ा फ़ॉल्स फ्लेक न्यूज़ जो है वो उसको दुनिया तक पहुँचा दे, ये कितनी सुक्की की बात होती है, कितनी एम्बैरेसमेंट की बात होती है हुकूमतों के लिए। मतलब मैं हैरान हूँ कि इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। मैं हैरान हूँ कि आया कैसे मुमकिन हो सकता है कि वज़ीर आज़म हाउस से एक न्यूज़ निकलती है, इसे बिना तस्दीक किए आया ये बात सही है या गलत है, इस पर एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया जाता है, उस पर शादियाने बज जाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम हो जाती हैं, आतिशबाजियाँ हो जाती हैं कि 15 रुपए 40 पैसे पेट्रोल की कीमत में और 7 रुपए 90 पैसे डीज़ल की कीमत में फ़र्क आ गया, यानी कि कमी आ गई है। और यकीनी तौर पर सबकी तरह मैं भी खुश हुआ, आप भी खुश हुए, तमाम ही लोगों ने खुशी की। कम से कम थोड़ा-सा रिलीफ़ तो मिला हमें इस लेवल पर। इस रिलीफ़ से अगर ये होता भी इतना 15 रुपए 40 पैसे, तो इससे हमने कहाँ-कहाँ रिलीफ़ हासिल करना चाहिए था, या हमें मिलता है या नहीं मिलता, इस पर भी मैं आज ज़रूर बात करूँगा। तो पहले इसी को थोड़ा-सा और देख लेते हैं। लेकिन रात गए हम सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हमारी जो है वो नींदें फिर हराम हुई कि वो जो असल में शायद मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर वो फिगर वही होता जो बाद में अनाउंस किया गया तो शायद हमें इतना दुख ना होता। खुशी किसी को बहुत ज़्यादा खुशी देने के बाद आप बताएं कि पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 40 पैसे की नहीं, बल्कि सिर्फ 4 रुपये 74 पैसे की कमी हुई है। ये है वो सदमा जो मुझे, आपको और हम सबको और जितने भी लोग जो पेट्रोल से वाबस्ता हैं, बल्कि पूरी निज़ाम ज़िंदगी ही पेट्रोल पर मुहैयत हो गई है हमारी। तो सोलर हम सोलर को हम फ़रोग़ देना नहीं चाह रहे। हाइड्रल और जो है वो बाकी जितनी भी हमारी एनर्जी की सोर्सेज़ हैं उस पर हम कुछ करना नहीं चाह रहे, क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि पेट्रोल से तो कई ज़िंदगियाँ, कई चिराग हैं जो जल रहे हैं और वो जलते रहेंगे जब तक कि मैं और आप कोशिश नहीं करेंगे। किस तरह किस तरह से पेट्रोल माफिया जो है वो आपका और हमारा खून चूस रहा है। हमें पेट्रोल से अल्टरनेट एनर्जी की तरफ लाने की कोशिश भी अगर की जाती है तो उसे किसी न किसी अंदाज में जो है वो किसी न किसी फितनाबाजी जिसे हम कहते हैं, किसी न किसी अंदाज में फंसा दिया जाता है, उलझा दिया जाता है कि हम उस तरफ जाने की कोशिश भी ना करें। थोड़ा-सा हमें जो है मखमसे में डाल दिया जाता है। जैसे सोलर के बारे में भी और आप सुन रहे हैं कि सोलर पे टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, लगाने की इजाज़त होगी, नहीं होगी, कितना यूनिट लगा सकते हैं, कितना बड़ा यूनिट नहीं लगा सकते। ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं कि इस पर कानूनी तौर पर तो कुछ हुआ नहीं है, तो ऐसे फंसा दिया जाए कि लोग इसको इस ट्रेड की तरफ या इस एनर्जी की तरफ जाते हुए सोचें कि अगर वो लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये इस तरफ जाएँ या ना जाएँ। ये होता है एक तरीका वारदात मैं कहता हूँ। तो बहरहाल पेट्रोल पे बात कर लेते हैं। 4 रुपए 74 पैसे का फाइनली ये नोटिफिकेशन आ गया है वज़ारत ख़ज़ाना का। तो पूछिए कोई वज़ारत ख़ज़ाना से, जो वज़ीर हाउस से जो न्यूज़ चल रही थी 15 रुपए 40 पैसे की, उसमें वो क्या था? किसी को समझ नहीं आ रहा वो क्या था। आप और हम अगर पूछें किसी से कि वो क्या था, सिर्फ यही बता दीजिए वो क्या था, क्या गलत खबर थी,
क्यों नहीं इसे जो है वो पहले क्यों इसे शाया कर दिया गया? जिन लोगों ने इसे शाया किया या पब्लिश किया या उसे उस पर शादियाने बजाए, क्या उनसे कुछ होगी, कुछ पूछा जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं और आप समझते हैं कि हमारे ज़िंदगियों में हम इसी तरीके से यही कुछ भुगतते रहेंगे और भुगत रहे हैं। तो पेट्रोल की कीमत में फाइनली ₹15.40 और की जगह ₹4.74 और डीज़ल की कीमत में ₹7.90 की जगह ₹3.86। ये फिगर को बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कम से कम आधा हो गया है, लेकिन वहाँ जो है वो 25-75% का फ़र्क है, कमोबेश 75% का फ़र्क, 70 से 75% का दुःख दिया गया हमें, जिसे मैं कह सकता हूँ। लेकिन बहरहाल ये पेट्रोल का मसला। लेकिन पेट्रोल के मसले पर नाज़रीन किराम आज मैं एक और गुफ्तगू भी करना चाहूँगा। पिछले 2-3 सेशंस में, यानी जो हर 15 दिन बाद जो है वो पेट्रोलियम की कीमतों को नज़रसानी की जाती है, उसमें जो कमी की जाती है, गुज़िश्ता 1 माह या 2 माह, 2 ढाई माह की अगर मैं बात करूँ, तो ₹22 इससे पहले हो चुका है और ₹4.74 को ये मिला दें, तो कमोबेश कोई 26 जो है वो 26-27 रुपए का फ़र्क अब तक आ चुका है। ₹27 कम हुए हैं। खुशी की बात है। जो भी पेट्रोलियम की आलमी मंडी में जो प्राइसेस होती हैं, वो गिर रही हैं, तो हुकूमत भी ये अवाम की तरफ पूरा ना सही तो कम से कम अपनी बिसात के मुताबिक, क्योंकि हुकूमत खुद भी, रियासत भी तकलीफ़ में है और मैं और आप समझते हैं कि किन मुश्किल हालात में इस वक़्त हुकूमतें अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो ₹27 का फ़र्क पड़ चुका है। इन ₹27 की कीमतों का पेट्रोल के अलावा बाकी तमाम अजनास पर, बाकी तमाम ट्रांसपोर्टेशंस पर, क्योंकि डीज़ल की कीमत में भी फ़र्क आया है। तो इस पर क्या होगा? इस पर अब तक क्यों कोई बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क हमें महसूस नहीं हो रहा, बल्कि हुआ ही नहीं है। जब कभी आप सुने अगर ₹22-25 का फ़र्क अब तक पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी होती, तो यहाँ एहतजाज शुरू हो जाते ट्रांसपोर्टर्स के और बहुत सारे लोगों के कि हमें वारा नहीं खा रहा, हमें पेट्रोल ही की बजाय पे ही हम सब चल रहे हैं, तो हमें भी कीमतों में इजाफा किया जाए। और हर जगह पर कीमतों के इजाफे की बात अगर सुनाई देती है, बल्कि एहतजाज तक शुरू हो जाता है। लेकिन अब ₹27 पेट्रोल पर कमोबेश इससे थोड़ी सी कमी ज़्यादा जो है वो डीज़ल पर फ़र्क आ चुका, लेकिन अब तक किसी ने इस पर नोटिस नहीं लिया कि जब इसका असर पड़ता है बढ़ाने पर, तो कम होने पर कुछ तो कमी हो, कुछ तो अवाम को रिलीफ मिले इस पेट्रोल की वजह से दूसरी ट्रांसपोर्टेशंस और दीगर मराहत में, लेकिन ऐसा अब तक तो नज़र नहीं आया। ये है हमारा अलमिया, ये है रियासत का काम, ये अवाम नहीं कर सकती, क्योंकि रियासत को देखना होगा कि अगर किसी चीज़ की बढ़ोतरी पर, किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाने पर, ख़ास तौर पे मैं अगर पेट्रोल की बात करूँ कि कीमत बढ़ जाने पर एहतजाज पर कीमतें बढ़ाई जाती हैं जनरल दूसरी चीज़ों की, तो कीमतें कम होने पर भी इसका असर आवाम को मिलना चाहिए। और ये शायद बदकिस्मती है हमारी कि इस पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते। नाज़रीन किराम, पेट्रोल की स्टोरी मैंने आपको सुना दी और पेट्रोल पर ही हम ज़िंदा हैं, तो पेट्रोल पर बात भी होती रहेगी। और अब ये लेट्स सी, देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में, यानी कि अगले 15 दिनों में जो है वो पेट्रोलियम की मसनूआत की फ़िगर्स जो हैं शायद ₹15.40 तक पहुँचती हैं या नहीं पहुँचती, ये रियासत हमें आगे अगले 15 दिनों में बता देगी। अदालती महाज पर जी जाने से पहले मैं एक और बुरी खबर, ये से बुरी खबर ही कहूँगा, और पाकिस्तान में बदकिस्मती है हमारी कि अच्छी खबरों का अब आना बहुत बारीक सा नुक्ता रह गया है। अब उमूमन हम रोज़ाना की बुनियाद पर बुरी खबरें सुनते हैं। एक अच्छी खबर कल रात को मैंने कहा ना, पेट्रोल की सूरत में हमें मिली थी ₹15.40, लेकिन बदकिस्मती है कि वो ₹4.74 तक ही मुहित रह गई और ₹15.40 हवा में उड़ गए हमारे। लेकिन एक और बुरी खबर, और ये बाकायदा रजिस्टर्ड, ये बाकायदा नोटिफाइड है कि एक और कौम को ₹46 अरब का टीका लगाया जा रहा है। और ये टीका उमूमन मैं और आप हम सबको समझते हैं कि ये टीका उमूमन हमें किस इदारे की तरफ लगाया जा रहा है। जैसे ही मैं ये कहूँगा, जैसे ये मैंने कहा होगा, आपके जहन में एक ही इदारे का नाम आया होगा, वो होगा बिजली के कारखाने बनाने वाले इदारे, मुख्तलिफ पाकिस्तान में जितने भी हैं। जी हाँ जी, बिजली के कीमतों में ₹3.25 फ़ी यूनिट का इजाफा किया जा रहा है, और ये क्वार्टरली एडजस्टमेंट के नाम पर हमसे भत्ता लिया जाएगा।
एक तो हमें और आप हैरान हैं कि ये क्वार्टरली, ईयरली चार्ज, सरचार्ज, एडिशनल सरचार्ज, ये जो अगर आप बिजली का बिल देखें तो इसमें आपका बिल कमोबेश 25 से 30%, बल्कि इससे भी कई गुना ज़्यादा जो है आपकी यूनिट का प्राइस तो बढ़ ही रहा है। जैसे ये मैंने आज बताया आपको कि 3.25 रुपये फी यूनिट का इजाफा हुआ, लेकिन इस यूनिट के इजाफे के साथ साथ अगर आप नीचे जो टैक्सेस आप पे करते हैं, मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान में टैक्सेस पे करने वालों के लिए ऐलानात किए जाते हैं। आज भी एफबीआर की जानिब से कई जगहों पर, कई ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो है वो कैंप्स लगे हुए हैं कि आइए और टैक्स पे कीजिए। जनाब आला, हमें ये बता दिया जाए अवाम की, मैं तो टैक्स तो, इनकम टैक्स तो वो शख्स देता है जिसकी इनकम हो रही हो। ये सारे टैक्सेस जो आप बिजली के बिलों में लगा के बेचते हैं, वो तो एक गरीब रेड़े वाला भी आपको दे रहा है, किसी न किसी अंदाज में दे रहा है। एक छोटा सा एंकर पर्सन अगर मैं आपके सामने बैठा हूं वो भी दे रहा है, और मेरे सामने जो कैमरामैन बैठा है वो भी दे रहा है, किसी न किसी अंदाज में दे रहा है। तो फिर टैक्स तो बहुत आ रहा है। ये तो कौम चली टैक्स पर रही है। आप एक्साइज के डिपार्टमेंट में जाएं, वहां आपको टैक्स मिलेगा। आप किसी और डिपार्टमेंट में जाएं, वहां पे टैक्स। तो टैक्स के जरिए ही तो आपकी हुकूमतें चल रही हैं। फिर आप कह रहे हैं कि टैक्स नहीं मिल, कि हुकूमत यानी कि आवाम जो है वो टैक्स पे नहीं कर पा रही है या नहीं देना चाह रही है। ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स का मसाइल जरूर है। इनकम पर टैक्स तो समझ में आता है, और नो डाउट इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे अहबाब हैं जो कि इस पर अपनी राय भी दे सकते हैं और अपने आप को थोड़ा सा और बेहतरी के साथ आपको बता भी सकते हैं कि इनकम टैक्स की सूरत हाल या मवाजना अगर किया जाए हमारी इनकम और इसके टैक्सेस के हवाले से, तो ये तो समझ में आने वाली बात है। लेकिन ये समझ में न आने वाली बात है कि आवाम से, आम आवाम के खून को निचोड़ कर जो आप टैक्सेस ले रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है कि टैक्स जो है उमूमन उन लोगों पर फर्ज होता है या उन पर सादिक होता है जो कि किसी न किसी अंदाज में इस पूरी रियासत में से फ़ायदा उठा रहे हो। आज का गरीब, आज का मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास तो अब रहा ही नहीं है। अब या तो एक क्लास रह गई है बिलो पॉवर्टी वाली, जो कि किसी न किसी अंदाज में ज़िंदगी गुजार रही हो, और एक अपर क्लास है, सुपर अपर क्लास जिसे हम कहते हैं। दरमियान की सारी क्लासेस जो है ना वो श्रिंक हो गई हैं। कुछ जो है वो अपर क्लास, सुपर अपर क्लास बन चुकी हैं, और कुछ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये सारी जो है वो गुर्बत की लकीर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे चली जाती रही हैं। और ये अलमिया होता है किसी भी कौम का कि आपका अपर मिडिल क्लास जो है उसे अपर क्लास पे जाना चाहिए, ना कि लोअर मिडिल क्लास की तरफ ट्रैवल करना चाहिए। हुकूमतों की ये कोशिश होनी चाहिए कि आपका आज का मिडिल क्लास जो है कल का अपर क्लास की तरफ जाए, ताकि किसी न किसी अंदाज में हुकूमत को भी इसका फ़ायदा होगा। जब अपर क्लास में जाएगा तो वो टैक्सेस की सूरत में कुछ पे कर पाएगा। आज अवाम से टैक्स की मद में बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन अगर बिजली के बिल को देखें तो उस बिजली के बिल में आपको नज़र आएगा कि कराची का एक एक शख्स, एक एक घर जो है वो किसी न किसी अंदाज में आपको पे कर रहा होता है। मैंने कहा आपसे सरचार्ज और एडिशनल सरचार्ज जो है ये कैसी कौन सा टैक्स है? ये टैक्स कौन सा है मैं आपको बताऊं। अगर थोड़ा सा जो मेरी मालूमात के मुताबिक कि सरचार्ज और एडिशनल सरचार्ज, के इलेक्ट्रिक, अगर मैं कराची की बात करूं, के इलेक्ट्रिक अपने फीडर से जितनी भी बिजली आपके इलाकों तक, आपकी गलियों तक, आपके अपार्टमेंट तक मुहैया करता है, उसका फिगर उसके पास होता है। उसका फिगर उनके पास मौजूद होता है कि हमने आपको इतनी बिजली दी है। मिसाल के तौर पे 100 यूनिट, में मिसाल दे रहा हूँ, 100 यूनिट उन्होंने बिजली अपने फीडर से आपके इलाके को दी है। उस 100 यूनिट का उन्होंने बिल पूरा लेना है। अब अगर उस 100 यूनिट का बिल उनको पूरा नहीं आता, मिसाल के तौर पे मैं कह सकता हूं कि कुछ लोग चोरी कर रहे हैं। 100 यूनिट तो हमने पूरा के इलेक्ट्रिक का ले लिया, लेकिन उन्हें जब रिकवरी की, जब वो सूरत हाल देखते हैं तो उन्हें 50 यूनिट की आती है। मिसाल के तौर पे वो चोरी कर रहे हैं किसी न किसी अंदाज में कुंडा, और इस कुंडा सिस्टम में भी के इलेक्ट्रिक जो है वो पर वाजिब है कि वो इसे पकड़े, लेकिन वो नहीं पकड़ते। बहरहाल वो 50 यूनिट का जो नुकसान है के इलेक्ट्रिक का, ये के इलेक्ट्रिक अपने ऊपर नहीं लेती। ये 50 यूनिट सरचार्ज और एडिशनल सरचार्ज की सूरत में हम सब उन 50 लोगों पर जो पे करने वाले हैं उन पर डाल दिए जाते हैं। ये है वो सरचार्ज। इसीलिए ये बिजली चोरी को पकड़ते नहीं है, बस इसे प्रोमोट करते हैं। आप प्रोमोट करेंगे, आपका और मेरा बिजली का बिल बहुत कम हो सकता है अगर ये के इलेक्ट्रिक के लोग जो हैं वो बिजली चोरी को पकड़ने की कोशिश करें। ये पकड़ेंगे
वो लोग जो किसी न किसी अंदाज में जो है वो बिजली की चोरी में मुलविस हैं, तो उन लोगों को रिलीफ मिल जाएगा जो बाकायदगी के साथ पूरा बिल पे कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये बहुत तवील सब्जेक्ट है और के इलेक्ट्रिक पर तो चाहें तो पूरा प्रोग्राम हो सकता है, और आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस पर कोई प्रोग्राम भी करेंगे। मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो अदालती सूरत हाल पर बड़ा भौंचाल आया हुआ है, इस पर कुछ बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हूँ, और यहाँ से वक्फे पे जाने से पहले मैंने कहा था कि कुछ अदालती महाज पर अदालतों से बड़ी बड़ी ख़बरें आना शुरू हुई हैं, और गुज़िश्ता हफ्ते में बड़े टिपिकल किस्म के केसेस जो है वो सुने भी जा रहे हैं, उस पर कुछ फ़ैसले भी आ रहे हैं। और कई जानिब से अगर मैं लाहौर हाई कोर्ट की बात करूँ, वहाँ से कुछ अलग कहानियाँ हो चुकी हैं, और बल्कि अब तो बहुत आगे तक जा चुकी हैं। अगर हम बात करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक, तो वहाँ भी कुछ थोड़ी सी जो है वो जो है वो मोमेंटम जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है अदालतों का लग है। और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ केसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचते पहुँचते रुके हैं, और फिर दोबारा आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पर कुछ बड़े बड़े जो है वो फैसले भी लिए गए हैं। अदालतों में जजिस का जो बिहेवियर है वो भी मुझे और आपको न्यूज़ के ज़रिए पता चलता रहता है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए से। और कुछ केसेस बानी तहरीक पीटीआई के हवाले से भी सामने आए हैं, और उस पर क्या बात होगी या नहीं होगी। हुमूदुर रहमान कमीशन बड़ा हाईलाइट हो रहा है, उस पर कुछ बात करने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कि अब तक इस पर कोई बहुत ज़्यादा पेशरफ नहीं हो पाई है। ये सारी चीज़ें साथ साथ अदालती महाज पर चलते हुए, तो पहले मैं आगाज़ करूँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वहाँ पर एक केस मैं और आप समझते हैं कि शायर अहमद फरहाद के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही थीं, और इसके बाद बिल आखिर उनकी फ़ैमिली की खुशकिस्मती हम सब की और उन तमाम इदारों की जिनकी कस्टडी में ये थे कि उन्होंने बहरहाल मुलाकात करा दी है। और लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यह बड़ी हैरानगी की बात थी कि मुलाकात तो हुई, और मुलाकात जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद के एक पुलिस स्टेशन में इनको रखा गया है। और इसके बाद बताया ये जा रहा है कि क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर का इलाका है, अदालत को ये बताया गया, बाकायदा तौर पे बताया गया कि क्योंकि ये कश्मीर का आज़ाद कश्मीर का पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ पर पाकिस्तान के क़वानीन लागू नहीं होते। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी हम सब के लिए कि क्या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम तो उस मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं, क्या हमारा आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के क़वानीन से बालातर है? अगर यहाँ से कोई शख्स किसी भी वजह से कश्मीर जाता है, मैं और आप आज़ाद कश्मीर घूमने की नीयत से जाएँ, तो क्या पाकिस्तान का कानून वहाँ नहीं चलता? क्या पाकिस्तान की करेंसी वहाँ नहीं चलती? क्या पाकिस्तान के रूल्स ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं वो वहाँ पर लागू नहीं होते? ये बड़ी हैरत अंगेज़ किस्म का जो जिसे बयान जो है वो वकला की जानिब से आया। और लेकिन अदालत ने फिर इन्हें तंबीह की है कि हर सूरत में शायर अहमद फरहाद को पेश करना होगा, इसके बाद ही ये केस ख़त्म होगा। उन्होंने केस ख़त्म करने की इस्तदा की थी अदालत से कि क्योंकि वो बरामद हो चुके हैं। अदालत का मंशा था कि हर सूरत में इसे जो है वो बरामद किया जाए कि कहाँ गए हैं, वो अपनी मर्ज़ी से गए हैं या कोई इन्हें लेकर गया है। तो जब ये रिपोर्ट आ गई, तस्वीर भी सामने आ गई, तो वकला का कहना था अब इस केस को डिसमिस कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन नहीं, अदालत ने इसे नहीं माना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इन्हें अदालत में पेश किया जाए, हम उससे मिलना चाहेंगे, उससे बात करना चाहेंगे कि क्या कंडीशंस हैं, क्या सूरत हाल है। तो ये केस अभी तक उसी अंदाज से हवा में है, और कई मानों में अदालतों पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं, कई मकामात पर अदालत को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। तो ये मिला जुला सा रुझान मुझे और आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों पे नज़र आ रहा है, और आगे आने वाले दिनों में कहाँ तक पहुँचेगी ये कहानी,
ये बड़ी चश्मकुशा होगी। लेट्स सी क्या होता है इस मार्च पर। एक और बड़ा अहम तरीन केस, मतलब मैं हैरान हूँ कि अब अदालतों का ये रुझान, मेरा ख्याल है अब से कुछ देर पहले होता तो ये सब चीज़ें इस तरह से ना देखने को मिलती हैं हमें, कि अदालतों के महाज पर जो इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं, इस्लामाबाद की NA 47, 48, 46, 47 और 48 गालिबन, उन पर जो एक ट्रायल चल रहा है ट्रिब्यूनल्स का, ये अपने आखिरी और मंतकी अंजाम तक इस अंदाज से पहुंचा है कि नवाज़ खोखर साहब जो है वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने गवाही दी है कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीता है। तो इस पर कैसे साबित होगा? और सुनने में ये आया है कि 4 उम्मीदवारों के जो हारने वाले, एक जीतने वाले और बाकी हारने वाले, उन सब के फॉर्म 45 जो है वो मैच कर गए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से फराहम किए गए जो फॉर्म 45 थे वो मैच नहीं हो रहे। तो ये बड़ी संगीन तरीन गलती हो सकती है इलेक्शन कमीशन की। अदालत ने इसे अब भी रोका हुआ है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बयान हल्फी का मतलब ये होता है कि हम इस बयान पर कायम हैं, सिद्क़े दिल के साथ कायम हैं और ये हमारी सच्ची तरीन गवाही है। ये होता है बयान हल्फी जो लिया जाता है कि मैं अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर वो बयान हल्फी सही साबित ना हो तो इस पर भी सज़ा होती है और उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। तो ये एक अलग तरीक़ाकार है। तो बयान हल्फी अब तक जमा नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन का कहा ये जा रहा है, लेकिन बाकायदा उन्होंने फॉर्म 45 जमा कर दिए हैं। अदालत को फैसला करना है कि कौन सा फॉर्म 45 जो है वो ठीक है और कौन सा फॉर्म 45 जो है वो ठीक नहीं है। इस फैसले को इसी तरीके से चलाया जा सकेगा या नहीं, ये मुमकिन अब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और खोखर साहब जो हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो खुल्लम खुल्ला जो है वो हल्फिया बयान देने के लिए तैयार हैं कि इस हलके से, जिस हलके में वो मौजूद हैं, जहाँ जिसके फॉर्म 45 उनके पास मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि इस हलके से PTI का उम्मीदवार जीता है। आप किसी भी फोरम पे जाकर, किसी भी सेशन में जाकर, किसी भी अदालत में जाकर मुझसे ये बयान ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है किसी सियासतदान की जानिब से अपनी हार को तस्लीम करते हुए अपने मुखालिफ उम्मीदवार को, और ख़ास तौर पर वो उम्मीदवार जो ज़ेर इताब हैं, किसी न किसी अंदाज में मुश्किलात का शिकार हैं, मैंडेट की रिकवरी के हवाले से, उनके साथ मिलकर ये आवाज़ लगाना यकीनी तौर पर एक इंतहाई सच्चाई और सच्चे सियासतदान की अलामत है। और मेरा ख्याल है इन्हीं लोगों को देखकर, दोस्तों, इन्हीं लोगों को देखकर अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की अदालत में, पाकिस्तान के दीगर इदारों में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान को तेज़ी से फलता फूलता देखना चाहते हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है कि किसी न किसी अंदाज में पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे और सच्चाई का अलम बुलंद होता रहे, और हम किसी न किसी अंदाज में कभी ना कभी एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसी अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ पर सच्चाई का अलम बुलंद होगा और मैं और आप सच्चे और पक्के पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो हमें एक दफ़ा फिर जो है वो खोखर साहब को सैल्यूट पेश करना चाहिए। उन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी अपने आप को साबित कदम रखा है। लेट्स सी क्या होता है। अदालतें भी अपना काम कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन भी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी बात को सही अंदाज में पोर्ट्रे कर सके। अगला हफ्ता जो है वो बड़ा अहम तरीन होगा इस केस के हवाले से भी ख़ास तौर पे, और यकीनी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये कोशिशें किस अंदाज तक आगे बढ़ेंगी, ये अब आगे आने वाले दिन बताएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में जी ट्रिब्यूनल्स के जजेस की तकर्रुरी जो है वो एक मसला बनी हुई है। नॉर्मली ये काम हाई कोर्ट्स का होता है कि वो अपने जजों की तकर्रुर करें, लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इस तकर्रुरी को रोका हुआ है। न जाने क्यों, कोई ना कोई कानूनी पेचीदगी ज़रूर होगी इसमें। बहरहाल इस कानूनी पेचीदगी को दूर करने के लिए अदालत ने अब फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, गालिबन कोई 6 या 7 जून का, कि तब तक के लिए इलेक्शन कमीशन को फाइनल अल्टीमेटम दिया है कि तब तक तमाम जजेस को अपॉइंट कर दिया जाए। और ट्रिब्यूनल्स, आप और हम समझ रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स का काम जो है वो इलेक्शन में होने वाले मामला जो हैं उनकी सुनवाई का होता है। अब तक सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं बदकिस्मती से, और यकीनी तौर पर उनकी रफ्तार, क्योंकि क्लेम्स और मैंडेट चोरी के जो मुकदमात हैं वो कई गुना ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, सैकड़ों की तादाद में है। हर एक को मसाइल हैं इस इलेक्शन के ज़रिए जो गुज़िश्ता हुआ है 8 फरवरी को।
तो इस पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने तेज़ी से मामला को निपटाने के लिए कुछ जजों की तकर्री चाहिए थी, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब तक नहीं हो पाई थी। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन जो है उसको शायद करना पड़ जाएगा, क्योंकि आखिरी अल्टीमेटम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने दे दिया है कि अब हर सूरत में एट एनी कॉस्ट जो है वो अगले हफ्ते में ये जजिस नामजद या तकर्रुर हो जाने चाहिए जो नाम भेजे गए हैं। कहना ये था मौक़िफ़ जो इलेक्शन कमीशन का कि आप जजिस का एक पैनल हमें भेज दीजिए, कोई 20-22 जजिस का, जिस पर के जो है हम फैसला कर लेंगे कि हमें किन को तकर्रुर करना है। लेकिन अदालतों का कहना है, लाहौर हाई कोर्ट का कहना है कि ये इलेक्शन कमीशन का काम ही नहीं है। और क्यों इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है? क्योंकि इसमें एक तरफ फरीक जो है वो खुद इलेक्शन कमीशन है, और ये बड़ी अहम तरीन बात है। मैं और आप समझ सकते हैं इसे कि जब फरीक को ये मौका मिल जाए कि वो तकर्रुर करेगा, तो जाहिर सी बात है, ये तो किसी सूरत भी इंसाफ की शारा इंसाफ पर तो हम जा नहीं पाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि मेरे खिलाफ अगर कोई मुकदमा है और मुझे ही ये पावर हासिल हो कि मैं ही कोई जज जो है वो मुकर्रर करूँगा, तो ऐसा अदालती तारीख में कभी भी नहीं होता। तो यही लाहौर हाई कोर्ट का कहना है कि आप ये कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर भी अदालत का कहना है कि ये हक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है। तो अब देखते हैं कि इसको किस अंदाज से आगे बढ़ाया जाता है। ऑर्डिनेंस इस दरमियान में एक ज़रूर आया है कि रिटायर्ड जजेस जो हैं उनका तकर्रुर भी हो सकता है। इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस मीन्स मैं और आप समझते हैं कि सदर के दस्तखत के साथ बालातर होकर हमारे ऐवानों से जहाँ पे ये लेजिस्लेशन और कवानीन बनते हैं, उससे बालातर होकर जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाए, और ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये इम्प्लीमेंट करा दिया जाए कि आइंदा आने वाले ट्रिब्यूनल्स में या तकर्रुरियों में रिटायर्ड जजेस भी शामिल हो सकते हैं। अदालत आलिया जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं, उनका कहना ये है कि ये मुनासिब नहीं होगा। बेहतर ये है कि ये हक़ जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ही हो, ताकि वो फ़ैसला कर सके कि वो किस अंदाज से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यही शायद ग़ालिबन अब मार्का चल रहा है आगे आने वाले दिनों में। ये मार्का कहाँ तक पहुँचता है, और ये हफ़्ता भी बड़ा अहम होगा। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस का तकर्रुर हो पाता है या नहीं हो पाता, इस पर भी अब आगे आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे। और अगला प्रोग्राम शायद जब मैं कर रहा हूँगा तो हो सकता है कई चीज़ें क्लियर हो चुकी होती हैं या मज़ीद अबहाम का शिकार हो चुकी होंगी। ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। आखिरी और फाइनली मखसूस नशिस्तों का केस जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का है। मखसूस नशिस्तें आप और हम समझते हैं कि जानते हैं कि मखसूस नशिस्तें क्या होती हैं। ये वो सीटें हैं जो आपकी असेंबली में नुमाइंदगी के तौर पर, अगर आपके 100 नुमाइंदे हैं तो ग़ालिबन 30, आई थिंक मेरा ख़्याल है कि ये इससे कोई फ़िक्र बनता है, उन 30 में ख़वातीन भी होते हैं, उसमें अक़लियतें भी शामिल होती हैं। इस कमोबेश इस अंदाज़ की वो सीटें होती हैं मखसूस नशिस्तें जो बिना इलेक्शन के आपको मिलती हैं ऐवान में बैठने के लिए आपके नुमाइंदों को। लेकिन बदकिस्मती से ये कुछ पिछले प्रोसेस में कुछ पीटीआई के अपने इंटरनल इलेक्शंस और फिर सुन्नी इत्तेहाद और दीगर के MWM ये मजलिस वहदत मुस्लिमीन, ये तमाम मामला जो आप और हम सुनते रहे, तमाम इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इन मामलात में ये फ़ैसला हुआ, और जिसे ये फ़ैसला पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन ने किया, इसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने इसको इंडोर्स किया, और इसके बाद ग़ालिबन सुप्रीम कोर्ट से भी इस पर जो है एक फ़ैसला 3 जजेस ने वो करने की कोशिश की। और लेकिन इसके बाद इस मखसूस नशिस्तों को अब इस केस को ने बड़ी ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर लिया है, और इस ड्रामाई मोड़ में हो ये रहा है कि 3 जजेस की जगह अब 13 जजेस, जिसे हम कहते हैं कि फुल कोर्ट जो है वो अब इस केस को सुनेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीन केस हो गया है कि 3 की जगह अब 13 होना। वैसे आप और हम जानते हैं कि 14 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मोहतरमा जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा जो हैं, जो बड़ी यकीन तौर पे नामवर जज हैं पाकिस्तान की, और काज़ी फ़ायज़ ईसा के इंतहाई करीब तरीन समझी भी जाती हैं। वो अपनी दिल की तकलीफ़ के बाइस, ग़ालिबन उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, हार्ट सर्जरी हुई है, जिसके बाइस वो आराम पर हैं, तो वो उसमें मौजूद नहीं है। तो वरना पूरे 14 जजेस होते हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। तो अब 3 की जगह
13 जजेस मुस्तफा सहगल साहब को अगर निकाल दिया जाए तो 13 जजेस, तो आपने वो मशहूर मकौला सुना होगा कि न 3 में न 13 में, तो अब 3 पे कुछ नहीं हुआ तो 13 पे क्या हो पाएगा, ये आगे आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि ये 13 जजेस जो हैं ये मिलकर मखसूस नशिस्तों का ये केस सुनेंगे और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और अगर इसका फैसला पीटीआई के हक में आता है तो आप समझ सकते हैं कि पीटीआई की जो स्ट्रेंथ है कौमी और सूबाई असम्बलियों में वो बतदरीज बढ़ती चली जाएगी। और यही वो नुक्ता है जिस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि एम्फेसाइज किया जाए। लेट्स सी इस पर क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस पर एक फैसला और भी, इस पर एक पिटीशन केपीके गवर्नमेंट ने और भी डाल दी है। वो क्या है वो मैं वक्फे के बाद आकर आपसे बताता हूँ। तो जी वक्फे के बाद आते हैं और इसी केस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और फिर कुछ और नई चीज़ों पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और वक्फे पे जाने से पहले मैंने इस जो मखसूस नशिस्तों का केस 13 जजेस जो अब सुनने वाले हैं आइंदा हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में, उस पर बात की थी। और उस पर बात करते हुए जाते हुए मैंने कहा था कि उस पर कुछ थोड़े से और ड्रामाई मोड़ आने वाले हैं। और वो ड्रामाई मोड़ वो ये है कि उस ड्रामाई मोड़ पर जाने से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ आपको ये बता दूं कि आपने सुना होगा कि यूके बरतानवी हाई कमिश्नर ने एक ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को और उस पर ये एतराज़ किया था या तहरीक इंसाफ से जो इंतखाबी निशान छीना गया वो ठीक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा और ये हाई कमीशंस के किसी न किसी अंदाज में, मुझे ऐसा लगता है ज़ाती हैसियत में कि ये हाई कमीशंस का काम नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक ख़त लिखा और सुप्रीम कोर्ट में गया। कोई 1.5 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस पर बजाय ये कि हम इस पर खामोशी, हमारा मुल्क है, हमारे कवानीन हैं, हम उसके मुताबिक जो फैसला करना चाहें, हमारी अदालतें हैं, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहतरम जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कोई 1.5 माह बाद इसका एक जवाब जो है वो लिखा, उन्हें जवाब दिया। और उस जवाब में उन्होंने जो है अपने फ़ैसले की तौसीक की और कहा कि ये फ़ैसला हमारी ज़ाती नॉलेज और हमारे ज़ाती इम्तिहान के बदौलत ठीक था। ये वो नुक्ता था कि अगर इस रिव्यू पिटीशन में जहाँ पर ये 13 जजेस सुनने वाले हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपना वर्जन दे चुके हैं। ये है वो सवाल, आप सुनिएगा। वो अपना वर्जन दे चुके हैं इस रिव्यू पिटीशन में कि वो ठीक था। इस कानूनी नुक्ते को कई माहिरीन कानून और वकला और अब सियासी जमातें भी, और ख़ास तौर पर अगर मैं केपीके गवर्नमेंट की हुकूमत केपीके की बात करूं, उन्होंने इस पर बाकायदा एक एक्शन लिया है और मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब को मिन्हा करने की दरख्वास्त की गई है कि आप इस केस में ना सुने। और ये इससे पहले माजी में होता भी रहा है और ऐसे बहुत सारे मामलात हुए हैं माजी में, और माजी करीब की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ जजेस पर ये उंगली उठाई गई कि आप इसके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिशरी हो सकते हैं, या आप इसके ये जिसे कहते हैं हम किसी न किसी अंदाज में फ़ायदा या नुकसान, या आप इस पर फैसला या अपनी राय दे चुके हैं, तो बहुत खुल्लम खुल्ला राय दे चुके हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप इसका हिस्सा ना बने। और ऐसा माजी में हुआ कि अदालती क़वानीन के तहत ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अदालती क़वानीन के मुताबिक ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन पास प्रैक्टिसेस जो हैं उसमें ऐसा हुआ है कि बहुत सारे जजेस जो हैं वो अपने अपने उस पर्टिकुलर बेंच से अलहदा हुए और इसके बाद फैसला कुछ और जजेस की तरफ किया गया। तो अब ये बड़ा अहम तरीन मोड़ है एक बार फिर कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो हमेशा अदालत के तक़द्दुस और सरबुलंदी के लिए अपनी राय देते रहे हैं,
आइंदा आने वाले दिनों में क्या वो इस केस से, जिसको 13 जजेस सुनने वाले हैं, वो 13 ही रहेंगे या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने आप को, क्योंकि वो अपनी एक वर्जन दे चुके हैं माहिरीन कानून के तहत उस जवाब में जो उन्होंने बरतानवी हाई कमिश्नर को लिखा था। तो अब देखना होगा इसकी कानूनी हैसियत क्या है। अगला जब ये बेंच बनेगा, ये फुल बेंच जिसे हम कहते हैं, लार्जर बेंच जिसे हम कहते हैं, ये जब बनेगा और ये अपनी अपनी प्रोसीडिंग्स का आगाज़ करेगा, तो उस वक्त क्या होने जा रहा है, क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उस बेंच का हिस्सा होंगे या नहीं, ये भी अगले हफ्ते में। तो अगला हफ्ता मैंने आपसे बार बार कहा कि थोड़ा सा अहम भी है और थोड़ा सा टर्मोइल भी है। देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओवरसीज़, थोड़ी सी ये खबर देता चला जाऊँ इससे पहले कि मैं आखिरी खबर तक जाऊँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी यकीनी तौर पर किसी भी मुल्क के ओवरसीज़ बाशिंदे जो होते हैं वो बड़ी रीढ़ की हड्डी रखते हैं, क्योंकि उनका भेजा हुआ ज़र मुबादला मुल्क के लिए बड़ा कारआमद साबित होता है हमेशा की तरह। जो फ़ॉरेन करेंसी हमें भेजते हैं वो हमारे बैंकों का, हमारी रियासत की स्टेट बैंक का हिस्सा रहती है और इससे किसी न किसी अंदाज़ में ख़ास तौर पे छोटे मुल्कों को बड़ी सपोर्ट रहती है। तो इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मोबिलाइज़ कराने की कोशिश की है कि वो अपने मुल्कों में, अपने शहरों में, दुनिया में जहाँ कहीं भी वो रहते हैं, उसको थोड़ा-सा अपने आप को मोबिलाइज़ करें, वो बाहर निकलें और एक पुरअमन एहतजाज या एक जो है वो अपनी याददाश्तें उन ममालिक में पेश करें कि पाकिस्तान को किसी न किसी अंदाज़ में अब आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो लेट्स सी इसका क्या असर निकलता है, क्योंकि प्योरली सियासी नुक्ता है और मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर जब तक कि थोड़ी-सी और पिक्चर क्लियर ना हो, हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो ये बहरहाल थोड़ा-सा एक आगाज़ ज़रूर हो गया है और इस पर क्या आगे जाकर क्या होने वाला है, ये मैं और आप नहीं समझ सकते। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो हम सबको पढ़ने के लिए बार-बार कहा गया और अब इस पर कुछ केसेस भी बनने चले जा रहे हैं। लेट्स सी, ये तो ज़बान-ए-ज़द-ए-आम है, ज़बान-ए-ज़द-ए-आम ही नहीं बल्कि चीफ जस्टिस, अपने वक़्त के चीफ जस्टिस ने ये कमीशन की रिपोर्ट जो है वो बनाने के लिए कहा और उसे फिर मंज़र आम पर भी लाया गया कई सालों के बाद। तो ये तो एक मुसल्लिमा हकीकत है, इसको अगर कोई पढ़ना चाहे या पढ़ने की तरकीब करे तो इस पर क्या केसेस होते हैं, बन भी सकते हैं या नहीं, ये भी आगे आने वाला हफ्ता जो है वो थोड़ा-सा और क्लियर कर देगा। नाज़रीन इकराम, आज से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स का भी आगाज़ होने जा रहा है या ग़ालिबन हो चुका है, कोई एक आध दिन हुए हैं। एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट, हमारा निज़ाम इम्तिहानात जो है वो दिन ब दिन पस्ती की जानिब गामज़न है और अभी गुज़िश्ता हमने 9वीं क्लास और 10वीं जमात यानी कि 9th और मैट्रिक के पर्चों में हमने देखा, इनके इम्तिहानात में हमने देखा कि 8 बजे शुरू होने वाला पर्चा 8:15 बजे मुकम्मल तौर पर सॉल्व पेपर की सूरत में सोशल मीडिया की ज़ीनत बन जाया करता था और पर्चा बच्चों के हाथों पे आने से पहले आउट, जिसे कहते हैं कि पेपर आउट हो जाता था और सोशल मीडिया पर आ जाता था अनसॉल्व्ड, और इसके आधे घंटे के बाद ये सॉल्व पेपर बच्चों के हाथों में आ जाता था। जिन बच्चों को सॉल्व पेपर करने की आदत पड़ जाए, उन्हें तैयार किया हुआ पेपर मिल जाए, वो उसे सिर्फ अपने अंदाज से लिख लें या छाप लें जिसे हम कहते हैं, तो उस मुल्कों में हम अपनी नौजवान नस्ल को कहाँ लेके चले जा रहे हैं। सोचने की बात है। मैं और आप हमेशा से ये सोचते भी रहे हैं और इस पर मज़ीद हमें थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत भी है कि बराए करम हमारा ये निज़ाम इम्तिहान है, इस पर बहुत सारी उंगलियां उठाई जाती हैं। अगर मैं कराची जैसे बड़े शहर की बात करूं, ये मैं वहाँ का हाल बयान कर रहा हूं, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर मैं और आप देखते हैं कि अंदरूने शहर या हमारे इंटीरियर, ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध की मैं बात करूं, तो वहाँ पर निज़ाम तो कह सकते हैं कि आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है। कैसे हम इसको ठीक करेंगे? तो सूबाई वज़ीर तालीम और जो भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं, इनको गौर करना चाहिए। हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, इंटरमीडिएट्स डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, हमारे जो बोर्ड्स हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के ख़ास तौर पे और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, इनको थोड़ा सा इस पर अपना गौर देना होगा। हमारे नाज़िम इम्तिहानात को निकलना होगा, देखना होगा कि खुदारा हमारी इस नस्ल को अगर हमने आज ही इस खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला नकल की तरफ राग़िब किया, तो आगे आने वाले दिनों में हम ऐसे ही लीडर पैदा कर पाएंगे जो ना अपने आप को संभाल पाएंगे, ना पाकिस्तान को संभाल पाएंगे। नाज़रीन किराम, वक्त काफ़ी हो चुका है। हमें अब फर्स्ट ईयर और इंटर के एग्ज़ाम से आगे निकल कर इससे थोड़ी और मेहनत करनी होगी। नाज़िम इम्तिहानात को भी थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करना होगा। हम सबको भी, मैं यहाँ पर ख़ास तौर पे
वालिदैन से भी दरख्वास्त करूँगा, खुदारा अपने बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए इम्तिहानात में की तैयारियों में थोड़ा-सा इनका साथ दीजिए, इन पर निगाह रखिए, वो कहाँ जा रहे हैं। मैं बच्चियों के साथ तो यकीनी तौर पर माँओं को देखता हूँ, आप और हम देखते हैं कि 9वीं, 10वीं, 10वीं और इसके बाद फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में माएँ जो हैं वो बड़ी मेहनत करती हैं, अपनी बच्चियों को ख़ास तौर पर उनके सेंटर्स तक पहुँचाना, उनके सेंटर्स से लाना, ले जाना। लेकिन जहाँ तक इनकी तालीमी हमारे बच्चों, हमारे लड़कों की, बॉयज़ की तालीमी मयार का ताल्लुक है, वो दिन-ब-दिन गिरता चला जा रहा है, जिसके बाइस हम देख रहे हैं कि हमारी लीडरशिप का फुक़दान हमें गाहे-बगाहे हर जगह नज़र आता है। तो इस लीडर्स को अगर हमें कायम रखना है, कराची की लीडरशिप और लेगेसी, ब्यूरोक्रेसी की जो लेगेसी थी, इसको कायम रखना है। हमें हमें बाइकिया, फूड पांडा के राइडर्स के बजाय अच्छे और काबिल लोग तैयार करने हैं। तो हमें चाहिए होगा कि हम ऐसे बच्चों को तैयार करें और एग्ज़ामिनेशन और इम्तिहानात के शोबे को मज़ीद बेहतर करें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। यकीनी तौर पर अगले प्रोग्राम में आप क्या देखना चाहते हैं, किन मौज़ूआत को सुनना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्ताफ़ बयानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।